किसी एक गांव में अंजू नामक एक औरत रहती थी। अंजू एक नंबर की कंजूस और झगड़ालू किस्म की औरत थी। एक दिन, ओ बाल वाले भैया, रुको जरा, बाल कितने में लोगे? दीदी 1 kg का 1000 रुपए। क्या कहा? 1000 रुपए? बस करो भैया, कितना लुटोगे? बाजार में तो 30,000 प्रति किलो के भाव चल रहे हैं और आप मुझे यहाँ 1000 के भाव में बेच रहे हो। कुछ तो शर्म करो। आयो दीदी, आप क्या कह रही है? चलो आपके लिए मैं 1500 देने के लिए तैयार हूँ। आगे जाओ भैया, आगे जाओ। इतने कम भाव में मैं अपने बाल नहीं दूंगी। अजय, सुनते हो? कल शाम को लौटते वक्त किसी नाई को बुला लाना। पर अंजू, क्या बात है? तुम्हें अपने बाल कटवाने हैं क्या? आप भी ना कुछ भी बोलते हो। मैं अपने बाल सिर्फ पार्लर में कटवाती हूँ और किसी को छूने तक नहीं देती। आप बस आते वक्त नाई को जरूर ले आना, मुझे अपने खूबसूरत से बालों से बेचने हैं। भला झड़ते हुए सिर के बाल का भी भाव होता है क्या? हाँ होता है, क्यों नहीं होते। आप बस आते समय नाई को साथ लेते आना। हाँ ठीक है अंजू, कल बाजार से लौटते वक्त किसी एक नाई को लेता आऊंगा। अंजू, ओ अंजू, जल्दी से बाहर आओ और साथ में अपने झड़े हुए बाल लेती आना। ये लो भैया, पहले इसे आप तोल लो। हाँ तो भाभी, आपके बाल सिर्फ 100 ग्राम के हैं, इसका मैं 500 दूंगा। क्या? सिर्फ 100 ग्राम और उसका भाव सिर्फ 500? अरे देखो ना भाई साहब, थोड़ा और बढ़ा सकते हो तो। बिरजू और नाई दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी, यही सही मौका है, चुपके से बाल चुरा लेती हूँ। 100 ग्राम के 500 है तो 1 kg के 5000। वाह वाह, तेरे तो मज़े ही है अंजू। सुनिए जी, मुझे अपने कीमती बाल इस मामूली नाई को नहीं बेचने हैं, आप इसे जाने दीजिए। अरे भाभी देखो ना, कुछ बढ़ा लेता हूँ। चलो आपके लिए मैं 1000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। नहीं भैया, मेरा दिमाग अभी सटक चुका है। मैं अब अपने कीमती बाल 1 रुपए में भी आपको नहीं दूंगी। आप यहाँ से जाओ। अरे अंजू, सही भाव तो दे रहा था, फिर तूने उसे भगा क्यों दिया? वो मुझे अभी याद आया। शीतल बहन कह रही थी कि गांव में तो अक्सर बाल लेने वाले आते हैं जो कि अच्छे भाव में बाल लेते हैं, तो मैं देखकर किसी को बेच दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ दिनों बाद गांव में एक व्यापारी आता है। अरे ओ बाल वाले भैया, जरा रुकना, आखिर क्या दाम है मेरे खूबसूरत बालों का तुम्हारे पास? अरे भाभी, आप ही बोलिए, क्या भाव लगाऊं? अरे ये तो मेरे ऊपर छोड़ रहा है। 6000 का भाव लगाती हूँ, देखते ही क्या कहता है। मानेगा नहीं तो 5000 में मान जाऊंगी। भैया, मेरे पास 1 किलो के बाल होंगे, 6000 दोगे क्या? हाँ हाँ भाभी, जरूर दूंगा, क्यों नहीं दूंगा आपको। सुनिए जी, जरा देखो, मैंने पूरे 6000 में अपने कीमती बाल बेचे हैं। क्या? 100 ग्राम बाल के 6000 रुपए? जरूर उसने तुम्हें ठगा है अंजू, उसने जरूर तुम्हें नकली नोट दे दिए होंगे। दिखा जरा। ओहो पतिदेव, अंजू को ठगना इतना आसान नहीं है। वो तो चोरी के 900 ग्राम और अपने 100 ग्राम मिलाकर 1 kg का हुआ, तब जाकर उसने 6000 का भाव दिया। पर अफसोस, मैं तो ये बात आपको बता नहीं सकती हूँ। अरे अंजू, कहाँ खो गई? मुझे वो नोट दिखाओ। अरे आप भी ना, चलो आपकी तसल्ली के लिए आप देख लो, अच्छे से जांच पड़ताल करना, क्योंकि नोट तो असली ही है। अरे अंजू, ये तो नकली नोट ही है। देखो, यहाँ लिखा हुआ भी है, चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया, जो कि बच्चों का खिलौना है। अंजू, मेरा शक सही था। तुम भी ना अंजू, गजब करती हो। अगर उस दिन उस नाई का दिल ना तोड़कर तुमने उसे अपने बाल बेच दिए होते तो तुम्हारा 1000 रुपए तुम्हारे पास ही होता। कहाँ 6000 के पीछे फंस गई तुम? अरे अंजू, तुम रो क्यों रही हो? अरे ये सब तो छोटी सी बात है, आम जिंदगी में तो होती ही रहती है। तुम ये सब बात को अपने दिल पे मत लो। नहीं जी, मैंने उस दिन उस नाई को धोखा दिया था। उसके थैले में से बहुत सारे बाल निकाल लिए थे। मैंने उस नाई का इतना नुकसान किया, इसलिए आज मेरा नुकसान हो गया। ये सब मेरे खराब कर्म का फल है। इसलिए हमें किसी का नुकसान करके अपना फायदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुनिया गोल है। जो तुम दुनिया को दोगे वही तुम दुनिया से पाओगे। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव हुआ करता था। उस गांव में एक गरीब परिवार रहता था, जिसमें 4 जन रहते थे। लक्ष्मीकांत, जो कि अपाहिज था, इसलिए उसकी पत्नी दैनिक दिहाड़ी में एक सेठ के यहाँ काम करती थी। लक्ष्मीकांत के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी महिमा और बेटा वैभव। महिमा की उम्र शादी लायक हो गई थी और वैभव अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ता था। महिमा धन में भले ही गरीब थी,
लेकिन सुंदरता में उसके मुकाबले कोई न था। इसीलिए उसमें सारे दुर्गुण जैसे घमंड, आलस्य, दूसरों को नीचा दिखाने वाले गुण श्रेष्ठ थे। दूसरी तरफ उसका भाई वैभव परोपकारी और जोशीला था। एक दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगा हुआ था, जहां दूर गांव से भी लोग आए हुए थे। उस मेले में महिमा और उसकी सहेलियां भी गई हुई थी, और उसी मेले में धनुष नामक का एक लड़का भी आया हुआ था, जो कि पास वाले गांव में रहता था। धनुष को महिमा की सुंदरता भा जाती है, इसलिए वो अगले दिन अपने माता पिता को उसके घर ले जाता है। नमस्ते बहन जी। देखिए, मेरा बेटा आपकी बेटी को बहुत पसंद करता है, तो मैं इसलिए अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आई हूँ। जी मैं क्या कहूँ। देखिए, आप संकोच मत कीजिए। अगर आपको हमारा बेटा पसंद नहीं है तो आप कह दीजिए, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। कौन माँ नहीं चाहेगी कि उसकी बेटी की शादी हो, पर बहन जी, अगर आप दहेज वगैरह की बात सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। हमें एक भी रुपए की जरूरत नहीं है। मेरा बेटा बहुत बड़ा व्यापारी है। हमारे मवेशियों की दूध तो पूरे गांव में प्रसिद्ध है। आप बस अपनी बेटी की हाथ मेरे बेटे के हाथों में दे दीजिए। धनुष और महिमा की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है। महिमा में तो पहले से ही घमंड था, अब और भी उसका घमंड बढ़ गया था। वो घर आए भिखारियों को भी बिना भीख दिए भगा देती थी। तुम्हें सुबह सुबह कोई और घर नहीं मिला क्या? यही आके भीख मांगना था तुझे? बिटिया, सुबह सुबह इस बूढ़े को खाली हाथ मत लौटाओ। पट, निकल बूढ़े। सुबह सुबह मुंह उठा के आ जाते हैं। बहू, ये क्या तरीका है किसी से भी बात करने का? हाँ, वो बुजुर्ग है, तुमसे बड़े हैं, भला ऐसा कोई बात करता है क्या? चलो अभी माफ़ी मांगो इनसे, माफ़ी मांगो अभी। माँ, आप देखते नहीं ये कितना गंदा दिखता है? इसके हैसियत और हमारे हैसियत में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं इससे माफ़ी मांगू? महिमा, माफ़ी मांगो। तुम्हारी ऐसी हरकत मेरे धनुष को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वो ऐसे नीच सोच वाले लोगों से कोसों दूर रहता है। माँ जी, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूँगी जो इन्हें नापसंद हो। महिमा ने हाथ जोड़कर उन बूढ़े भिखारी से माफी मांगी और भिक्षा भी दी। देख महिमा बहू, तुम्हारा ऐसा व्यवहार मैं दोबारा नहीं सहूंगी। ये बुढ़िया इतनी अमीर होकर भी गरीबों वाली ख्याल रखती है। एक दिन महिमा की ननद आभा की शादी तय होती है। धनुष बेटा, तेरे बहन के लिए रिश्ते आए हैं। ये देख, ये लड़का मुझे बहुत पसंद है। तू क्या कहता है? पापा जी, अगर आपने पसंद किए हैं तो जरूर अच्छे होंगे। इस महीने की 12 तारीख को इसे यहाँ से हमेशा के लिए भगा देंगे। माँ, देखो ना भैया मुझे कैसे चिढ़ा रहा है। तुम भी सुन लो भैया, ये घर बापू का है, तो मैं यहाँ कभी भी आ जा सकती हूँ। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो। धनुष, तू जाकर जल्दी से सारे रिश्तेदारों को निमंत्रण पत्र स्पीड पोस्ट कर दो। समय बिल्कुल भी नहीं है अभी। धनुष जाकर सारे निमंत्रण पत्रों को स्पीड पोस्ट कर देता है। अगले दिन वो महिमा के यहाँ जाता है। माँ जी प्रणाम। इस महीने की 12 तारीख को मेरी बहन की शादी तय हुई है। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप आएंगे। दामाद जी, आप तो अच्छे से जानते हैं कि ये अपाहिज है, इसीलिए मैं तो नहीं जा पाऊंगी, पर वैभव ज़रूर जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद धनुष वहाँ से चला जाता है। फिर वैभव कहता है, माँ, दीदी इतने बड़े घर में गई है और हमारा तो यहाँ छप्पर भी नहीं है। मैं कैसे इतने बड़े घर में खाली हाथ जाऊँ? माँ बेटा तू चिंता मत कर, मेरे पास 500 रुपये है, तू ये 500 लेकर तेरे बहन के हाथों दे देना। वो तो इसी घर की बेटी है ना, वो हमारे हालात को अच्छे से समझेगी। और तू परसों जा रहा है, ठीक है? अब मैंने दामाद जी को जवाब भी दे दिया है। ठीक 4 दिन बाद आभा की शादी थी। यह वैभव माँ के दिए हुए 500 रुपए और कुछ सूखी रोटी लेकर चल पड़ता है। महिमा का घर जंगल से होकर जाता था। दीदी के ससुराल वाले तो बहुत अमीर है, वहाँ तो पकवान भी स्वादिष्ट पके होंगे। तो मैं इन सूखी रोटियों को यही रख के जाता हूँ। वहाँ जाकर स्वादिष्ट भोजन पेट भरकर खाऊंगा मैं। इतना कहकर वो चल पड़ता है। चलते चलते वो एक आलीशान कोठी तक पहुँच जाता है। अरे बाप रे, दीदी का कितना बड़ा घर है। अरे वाह, क्या स्वादिष्ट खुशबू। यहाँ तो कितने तरीके के पकवान बन रहे हैं। मुंह में से पानी आ गया। पहले दीदी से मिल लूं, फिर आकर खाने पर टूट पड़ूंगा। दीदी प्रणाम, कैसी हो तुम? ये लो, माँ ने 500 रुपए आपकी ननद की शादी के शगुन के तौर पर भेजा है। महिमा 500 का नोट वैभव के मुंह पे फेंक देती है और कहती है, अगर अमीरों की शादी में शामिल होने की हैसियत नहीं है तो वहाँ आकर मुफ्त की रोटियां भी मत तोड़ो ना। मेरे ससुराल वाले देखने से पहले तू यहाँ से जल्दी से निकल जा
वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। महिमा वैभव को बहुत खरी खोटी सुनाती है। वैभव उदास होकर वहां से निकल ही रहा था कि उसे स्वादिष्ट पकवानों की खुशबू आने लगी, तो वो उस ओर चल पड़ा। भाई साहब, एक प्लेट बिरयानी लगा दीजिए जरा। ठीक है, लगाता हूँ, पर आप हो किसकी तरफ से? वैभव अपना परिचय देने ही वाला था कि तभी उसे एक जोरदार चाटा पड़ता है। वो चाटा महिमा ने मारे थे। चोर कहीं के, मैंने तुम्हें कहा था ना कि सीधा घर जाएगा तू। चल अभी तुझे मजा चखाती हूँ। महिमा ने वैभव को तबेले में बंद कर दिया। वैभव चिल्लाता रहा, दीदी खोलो, कोई है, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। किसी को भी वैभव की आवाज सुनाई नहीं पड़ रही थी क्योंकि सारे लोग शादी के माहौल में व्यस्त थे। चलो, अच्छे से आभा की शादी हो गई। मेरे कलेजे को तो अब ठंडक पड़ रहा है। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। आज का पूरा दिन कितना परिश्रम से गुजरा है ना। अच्छा बेटा, तू जाकर सो जा, बहुत थका हुआ लग रहा है। धनुष सोने जा रहा था, तभी वो महिमा से कहता है, अरे महिमा, देखो तो जरा, बाहर कुछ रह तो नहीं गया? क्योंकि अचानक से बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे मैं तो भूल ही गई, वैभव सुबह से तबेले में ही है। रहने दो उसे और एक रात वहाँ। वैसे भी अगर मैं तबेले के दरवाजे को अब खोलने जाऊंगी तो सारे घर वालों को पता चल जाएगा कि मेरा गरीब भाई भी आया हुआ था शादी में। कल मैं दिन में सबसे चोरी छुपाए तबेले के दरवाजे को खोल दूंगी और इसे यहाँ से भगा दूंगी, गरीब कहीं का। वैभव पूरी रात तबेले में ही रहा। तबेले में काफी सारे छेद थे जिससे पानी टपक रहे थे और वो रात भर भीगता रहा। अगले दिन सुबह धनुष को दूसरे गांव जाना था, इसलिए वो जल्दी उठ जाता है और वो किसी काम से तबेले को खोलता है तो वहां देखता है कि वैभव ज्वर से कांप रहा था। वैभव ने धनुष को सारी बात बताई। महिमा, महिमा, क्या हुआ जी? हे भगवान, मैंने उठने में देर कर दी, अब नाटक करना पड़ेगा। अरे वैभव, तू कब आया? और माँ नहीं दिख रही है, माँ नहीं आई क्या? महिमा, तुम अपना नाटक बंद करो। मुझे वैभव ने सब बताया है। क्या बताया है? और आपको मुझसे ज्यादा इस वैभव पर भरोसा है? चुप करो बहू, कितना झूठ बोलोगी? तुम्हारे ऐसे रूप से मेरा पहले भी मुलाकात हो चुका है। मुझे यकीन है वैभव झूठ नहीं बोल रहा है, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अपना सच मान लो। मुझे माफ़ कर दो आप लोग, मैंने घमंड में आकर वैभव को बिना खाना पानी दिए तबेले में बंद कर दिए थे, क्योंकि मुझे अपनी गरीबी पर शर्मिंदा थी। मैं नहीं चाहती थी कि आप लोग मेरे गरीबी का मजाक उड़ाओ। अरे गरीबी का मजाक तो तुम उड़ा रही हो। अगर हमारे सोच इतने छोटे होते तो हम तुम्हारे घर कभी रिश्ता नहीं करते। अरे जो अपने सगे भाई का नहीं हो पाई वो मेरा क्या होगी। मेरे घर से निकल जाओ। तुम जैसे औरत से शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। अब निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। नहीं जीजा जी, अगर आप मेरे दीदी को घर से निकाल देंगे तो माँ बापू तो जीते जी मर जाएंगे। आप मेरी दीदी को माफ़ कर दो ना। देखो तुमने इसकी क्या हालत कर दी है, लेकिन फिर भी ये तुम्हारे तरफ ले रहा है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए महिमा। अगर आज तुम इस घर में रहोगी तो सिर्फ अपने भाई की वजह से रहोगी। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। देख महिमा बहू, अगर तू सच में बदल जाएगी ना, वो तुमसे फिर से उतना ही प्यार करेगा जितना पहले करता था। माँ जी, मैं अब किसी का दिल नहीं तोड़ूंगी, मुझे माफ़ कर दो।